नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के रूप में होते हैं। सबका हमने स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना अंग्रेजी में लिख रखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पर आप में यू, और तब फिर हैव का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं या नहीं जानते तो जान लें, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। और तब फिर वर्ब का तीसरा रूप यानी लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, और राइट का तीसरा रूप होता है रिटन। ये आपको याद करना होगा। और तब फिर पत्र की अंग्रेजी ए लेटर। इसी का निगेटिव फॉर्म देना है तो कुछ नहीं करना है, यू हैव नॉट केवल लगा देना है। तो हम लिखेंगे यू हैव नॉट रिटेन ए लेटर। इसी का क्या आपने पत्र लिखा है तो कुछ नहीं, वही हैव आगे कर देंगे। हैव यू, सॉरी यहाँ छोटा, हैव यू रिटेन ए लेटर, हैव यू रिटेन ए लेटर, और क्वेश्चन का चिन्ह। और बस इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हैव यू नॉट। क्या लिखेंगे? हैव यू नॉट रिटेन ए लेटर, क्वेश्चन का चिन्ह। तो वेरी सिंपल है। आपको महसूस हो रहा होगा कि पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विभिन्न फॉर्म्स को, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव फॉर्म को देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप देख लेंगे और उसके बाद इसे देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो रूप होते हैं इसको एक दूसरे में बदलने में कोई खास ध्यान नहीं देना है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है और पास्ट का इंडेफिनिट होगा उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी सारे सिंपल हैं। क्योंकि इसलिए सिंपल इसलिए है कि प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट मौजूद नहीं रहता है। बाकी सभी सेंटेंस में, चाहे किसी भी टेंस का हो, वो सभी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है और उसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो वही हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में आकर के बनाए जाते हैं। तो बहुत आसान है। इसके हम अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखते हैं आपको कर करके। आप देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य और उसके सभी स्ट्रक्चर्स जो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ये नेगेटिव सेंटेंस में है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में है। क्या बदलाव हुआ है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? यहां बिन ये नहीं था और ये भी3 का रूप था। बाकी सारे वही हैं, कोई अलग से नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मैं का अंग्रेजी आई, और आई के साथ हैव, तो आई हैव, और साथ में बिन लगाना है। और गाता रहा हूं के लिए यानी बिफोर देना है, तो सिंगिंग, और गीत का अंग्रेजी ए सॉन्ग। बस इसी का नेगेटिव फॉर्म केवल यहाँ नॉट लग जाएगा, यानी आई हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आगे क्या करना है? केवल हैव को आगे लाना है, क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा। तो हैव आई बीन singing
ए सॉन्ग क्वेश्चन का चिन्ह, और बस यहां भी वही हैव आई नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो वेरी सिंपल है मित्रों। अब मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक टेंस का जो वाक्य होगा उसको चारों फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब मैं केवल प्रयास करूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होगा उसमें चूंकि डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लाएंगे, और जिस प्रकार से डज और डू हेल्पिंग वर्ब आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करते हुए और नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 जो है V1 के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो पास्ट इंडेफिनिट में V2 रहता है, वो V2 डिड लगने की वजह से V1 फॉर्म में आ जाएगा। चलिए एक बार हम फिर से ये सोच ही लें कि आज इसे भी समाप्त कर देना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप देखे हैं, इसमें V2 का प्रयोग किया गया है। मैंने गीत गाया, ये पहचान चिन्ह होगा, हम पढ़ेंगे उसको। पहचान चिन्ह इसका है या, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। और इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग किया गया है। आप इसको निगेटिव में देखें, डिड का प्रयोग किया गया और फिर उसमें V1 का प्रयोग कर दिया गया। तो जहां भी डिड लग गया है वहां V1 का ही प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस लेंगे आई, और गाया यानी sang ए सॉन्ग, ये V2 रूप है। और फिर जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई और क्या लिखेंगे, डिड नॉट। अब यहाँ sang नहीं लिखेंगे बल्कि इसका हम V1 रूप लिखेंगे sing और ए सॉन्ग। उसी तरह से यहाँ पर अगर हमने डिड का प्रयोग पहले किया है, डिड आई, फिर वही सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन का चिन्ह, और फिर डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो हम जैसा कि हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही केवल विशेष रूप से ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? इसलिए कि उसमें सहायक क्रिया नहीं रहता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, और नॉट लगाने के लिए या किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म देने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, सहायक क्रिया की आवश्यकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब भी दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब डू लगाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, डू लगने के साथ वो V1 फॉर्म में रहता ही है। डज जब लगाते हैं तो विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि जो V5 रूप में है उसको हम डज लगाने के बाद V1 में चेंज करते हैं। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाने के बाद V1 का ही फॉर्म देते हैं जहां भी डिड लगाएं, चाहे वो निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो। तो हम आशा पूरी तरह से भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी सेंटेंस के विभिन्न रूप को और उनके स्ट्रक्चर को और उसके ट्रांसलेशन को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कर लेंगे, तो ये ध्यान में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।